हेलो ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं और साथ साथ अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी कम्प्लीटली फोकस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना क्लास 1 जो है कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियोस के अंदर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास नंबर 2 के साथ। क्लास नंबर 2 के अंदर हम उसी जो लेफ्ट ओवर पार्ट था हमारा चैप्टर नंबर 1 का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 2 स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट कि हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्लास 1 के अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, क्लास 1 के अंदर हमने बीसीके के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था कि बीसीके का इंट्रोडक्शन है क्या। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं एंड आप मुझे रिवर्ट कर रहे हैं वट एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आता है या आपको कितना याद है उससे, क्योंकि मैं जो क्वेश्चनिंग करने वाली हूँ मैं एक पोज लूँगी बीच में, तो उससे पहले आप आंसर करके देखना कि आपको आता है या नहीं आता। आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास ही हुई है अभी तक, अगर साथ साथ करते रहेंगे तो कम्प्लीटली आपका रिकवर हो जाएगा सिलेबस। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बीसीके इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि बीसीके जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है, बी, सी और के। बी क्या था? यस यस, बी इज बिजनेस। सी क्या था हमारा? कॉमर्शियल। के क्या था हमारा? नॉलेज। के नॉलेज, यानी कि नॉलेज को हमने किस बात में बाइफर्केट किया था कि कैसे पढ़ा था हमने नॉलेज के लिए? नॉलेज था हमारा डोमेन। हमने पूरा का पूरा वो कंसेप्ट डोमेन के ऊपर ही चलाया था। तो डोमेन क्या था हमारा? इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक बोले तो मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो हैं इन्वॉल्व हैं। 4 मेन डिसिप्लिन्स हमने पढ़े थे, 4 मेन जो मार्केट टर्म बोल दो, टर्मिनोलॉजी बोल दो, जो हमारे बिजनेस में हम लोगों को बहुत ही फ्रिक्वेंटली पढ़नी थी। वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजी, जो कहाँ से इवॉल्व हुई थी? यस, मिलिट्री से। सेकेंड वन इज लॉजिस्टिक्स, वो कहाँ से इवॉल्व हुआ था हमारा? यस, वो भी अगेन मिलिट्री से ही हुआ था। थर्ड टर्मिनोलॉजी कौन सी थी हमारी? बुल्स। एंड फोर्थ वन इज यस, बियर्स। तो बुल्स और बियर्स दोनों हमारी कहाँ से इवॉल्व हुई थी? एनिमल साइकोलॉजी के साथ। तो ये टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी बीसीके यानी कि के अंदर, डोमेन के अंदर। डोमेन क्या था? जो आपको बताता है कि एक बिजनेस कितना वाइड है, एक बिजनेस को समझने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ओके, तो डोमेन जो है हमारा बहुत वाइड था, यानी कि बीसीके का स्कोप जो है वो बहुत वाइड है। कुछ चंद शब्दों में समझने वाला नहीं है, इसको समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। और उसको समझने के लिए और हम किन किन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं? याद है वो रूडयार्ड किपलिंग वाला रूल? रूडयार्ड किपलिंग ने क्या बोला था कि हम में से हर एक के पास क्या है? क्या है? बोलो बोलो। 6 ऑनेस्ट सर्वेंट। 6 ऑनेस्ट सर्वेंट कौन कौन से थे हमारे? WH फैमिली, जो क्या बताती है? WH फैमिली के अलावा और कौन था? एक बंदा और बच गया, हाउ। WH फैमिली प्लस हाउ हमें क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे हो रहा है। यानी कि आप कितने क्यूरियस हो, जितने आप क्यूरियस होते हो उतनी ही बातें आपको क्या पता चलती रहती हैं। अगर कोई कहीं पर कुछ भी घटना हो रही है, लॉकडाउन लगा है, तो हमें पता होना चाहिए ना लॉकडाउन क्यों लगा है। हमें पता ही नहीं है कि लॉकडाउन क्यों लगा है, तो हम क्या हैं? अनअवेयर हैं उस कंडीशन से। जब अनअवेयर हैं, हम अपना कोई भी ओपिनियन देंगे, क्या वो सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा सर। तो यानी कि आपको क्या अपने 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स को कंप्लीटली यूज़ करना था। उसके अलावा रूडयार्ड किपलिंग की ही एलिफेंट्स चाइल्ड में एक और एक्सट्रैक्शन था, वो क्या था? याद है किसी को? यस, वेरी गुड। कि हमें हमेशा अपने वियरिंग ग्लासेस, लुकिंग ग्लासेस देखकर ही किसी सिचुएशंस को देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है, दिखाया कुछ और हुआ हो सकता है और पीछे कुछ और हो सकता है। यानी कि सच्चाई जो है, जो दिख रही है, हो सकता है कि वो ना होकर कुछ और हो। यानी कि हमें सिर्फ शब्दों को देखना ही नहीं है, उनके पीछे छुपे हुए अर्थों को भी समझना है, तभी हम सही मायने में बीसीके का मतलब समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद रूडयार्ड किपलिंग से होते हुए हम लोग कहाँ गए थे? हम लोगों ने देखा कि अगर हमें बिजनेस को समझना है तो हमें एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ को समझना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? एक्टिविटी कौन कर सकता है? हम ह्यूमन बींग्स ही बिजनेस एक्टिविटीज़ करेंगे। तो हम ह्यूमन बींग्स के पास गए। ह्यूमन बींग्स ने क्या बोला? अगर आपको एक्टिविटीज़ सीखनी है तो पहले ये पता करो कि एक्टिविटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलो जी, कितने टाइप्स की एक्टिविटीज़ थी हमारे पास? 2 टाइप्स की। कौन कौन से 2 टाइप्स थे वो? वेरी गुड, बोलो बोलो। यस, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बात करें अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका मोटिव क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट या फिर पब्लिक वेलफेयर। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि खुद के भले के लिए जो काम किया जाता है, खुद की अर्निंग्स कमाने के लिए काम किया जाता है, जहाँ पे रैशनली इंटरेस्ट होता है। यानी कि रैशनली इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मैं कोई काम करूँगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न।
इफ़ आई डू समथिंग, मतलब आप कोई काम करने से पहले पहले अपना फ़ायदा देखते हो। मैं काम तो कर दूंगा लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा बताओ तो सही। जब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं आप वो काम नहीं करोगे। तो दैट एक्टिविटी इज़ प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटी। अदरवाइज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, जो कि इकोनॉमिक नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के लिए मुझे पैसे नहीं मिल रहे, जो मैं अपनी खुशी के लिए बस ऐसे ही करता रहता हूँ, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। कैसे पार्ट होती है सर, क्या कनेक्शन था उनके बीच में, याद है किसी को, बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्या पार्ट था, क्या रिलेशन था उन लोगों के बीच में। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि क्या एग्जांपल लिया था हमने, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए वो मन कर रहा है, मैं जब पिज़्ज़ा खाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला उसके बदले, सिर्फ एक खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, जॉय मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन कोई मॉनेटरी इनकम नहीं मिलेगी, मुझे कोई और बेनिफिट नहीं होने वाला। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मुझे लॉस ही होने वाला है। जंक फूड है, लॉस करेगा, मुझे डैमेज करेगा मेरी बॉडी पार्ट्स को, लेकिन फिर भी मुझे खाना है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। कैसे पार्ट है भैया, जब मैंने पिज़्ज़ा वाले को फ़ोन किया ना, तो उसने क्या किया, ठीक है मैडम आपका डिलीवरी हो जाएगा पिज़्ज़ा, लेकिन जब पिज़्ज़ा डिलीवरी हुआ तो बंदे ने क्या मुझसे मांगा, पेमेंट मांगा। तो पेमेंट जब मैंने उसे दिया तो उस पिज़्ज़ा वाले के लिए वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं मूव करती है, देती है आपको क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास नंबर 2। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 क्या बोलते हैं कि जो हमारी बिजनेस है ना, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा जी। अब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस बोलता है कि आपको प्रोडक्शन करना है। बिजनेस का फीचर क्या है, आपको प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन कैसे करोगे आप, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन जो आपने करी है, दो तरह से कर सकते हो आप। दो तरह से कैसे, एक तो सबसिस्टेंस के लिए, दूसरा मार्केट के लिए। सबसिस्टेंस क्या है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपने जीवन का निर्वाह करना। मैं कोई काम सिर्फ अपने लिए करता हूँ, मैं कोई काम सिर्फ अपने लिए करता हूँ। अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, अपने पेट को भरने के लिए बना रहा हूँ, अपने जीवन निर्वाह के लिए बना रहा हूँ। तो वो क्या है, प्रोडक्शन फॉर सबसिस्टेंस। अगर मैं सबसिस्टेंस प्रोडक्शन ना कर मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करूँ, अब मैं खाना बना रही हूँ सर, लेकिन अपने लिए नहीं बना रही, अपने होटल के लिए बना रही हूँ, लोगों को सर्व कर रही हूँ उससे, तो वो क्या हो गया, मार्केट ड्राइवन प्रोडक्शन। तो यानी कि जब सबसिस्टेंस ड्राइवन प्रोडक्शन को मूव कर दिया जाता है, उसका रुख मोड़ दिया जाता है किधर, मार्केट ड्राइवन प्रोडक्शन के पास, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, या फिर प्रोडक्शन ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कब है, जब आपने प्रोडक्शन किसके लिए किया, कॉमर्शियल स्केल के लिए किया। सर मार्केट के लिए जब आपने प्रोडक्शन किया तो वो क्या बन जाएगा आपका, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। यानी कि जो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आपकी सप्लाई साइड। सप्लाई साइड किसकी, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि जो सप्लाई साइड को डिफाइन करे वो क्या है आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलो इसी से याद आया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन सी साइड को डिफाइन करती है इकोनॉमिक्स के। जब आप एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो विच साइड अराइजेज, सप्लाई और डिमांड, यस डिमांड साइड अराइजेज। जो आपने कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ भी परचेज करोगे तो आपने क्या जनरेट किया मार्केट में जाकर, डिमांड। और किसी ने उस डिमांड को जब पूरा किया तो उसने कैसी प्रोडक्शन की, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। यानी कि उसने सप्लाई साइड, याद करो वो पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल, मेरी डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसी बंदे ने पिज़्ज़ा बना कर दिया, तो यानी कि उसने प्रोडक्शन सबसिस्टेंस के लिए किया या मार्केट के लिए किया, मार्केट के लिए किया। तो जब उसने सबसिस्टेंस को मूव करा किस पे, मार्केट के अंदर, तो वो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन हुआ सर। यानी कि उसने क्या किया, किसी डिमांड को मीट करने के लिए अपनी सप्लाई साइड इंक्रीज कर दी। यानी कि जब किसी ने सप्लाई साइड इंक्रीज की तो वो सप्लाई साइड के बदले उसे क्या मिला, मॉनेटरी इनकम मिली, मॉनेटरी टर्म्स में उसे बेनिफिट मिले। तो जब मॉनेटरी बेनिफिट मिले तो वो क्या हुई हमारी, वो हुई हमारी सप्लाई साइड। इस स्लाइड्स के अंदर या फिर आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है, ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या फिर जिन लोगों को किसी भी वर्ड को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो इससे क्लियर कर सके, क्लैरिफाई कर सके अपनी बातें। और उसके अलावा भी अगर कोई वर्ड ऐसा छूट जाता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, या जिसका मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ लेकिन आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आया, तो आप कभी भी मुझे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के ऊपर, अगर अच्छा होगा कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे क्यूरीज डालें तो मैं ज़्यादा इजीली आपको कन्वे कर पाऊंगी कि उसका सही मीनिंग क्या है।
ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं कि सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो सप्लाई साइड जनरेट करने वाली जो एक्टिविटी है वो क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि दूसरी डेफिनेशन मिल गई हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की। पहली क्या थी, जो आपको कुछ रिटर्न में दें, यानी कि जो आपके रैशनल इंटरेस्ट के लिए हो, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो। सेकंड क्या बोलता है, ऐसी एक्टिविटीज जो सप्लाई साइड को शो करती हैं, वो क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सर दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब आपको देखने का नजरिया। अगर हम देखें कि अगर हम बड़े नजरिए से देखें, यानी कि अगर हम अपना दूर तक की सोच लगाकर देखें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। स्पेक्ट्रम का वैसे मतलब होता है विस्तार, अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, लेकिन यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज मिलजुल कर क्या बन जाएगा कि एक गुथी हुई जो आपकी एक्टिविटीज होती है, यानी कि आपस में जो इंक्लूडेड होती है, एक सीक्वेंस के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो। और वो सीक्वेंस क्या क्या है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के सीक्वेंस है। सबसे पहले आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों काम करती होंगी वही सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। अगर कोई सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन तो वो कर ही रहा होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक सिर्फ आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो, यानी कि आप सामने से किसी को उठाकर लेकर आए हो, सामने से कोई सिर्फ आप सामान उठाकर लेके आए हो किसी फैक्ट्री से, किसी होलसेल मार्केट से, अब आप उसको ट्रेड कर रहे हो, लाइक सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हो किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो भी क्या है आपकी, वो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है। इन शॉर्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ बनी तो वो क्या बनी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि चाहे आप प्रोडक्शन कर लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, चाहे ट्रेडिंग कर लो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस प्लस आपकी ट्रेडिंग प्रोसेस, तीनों इसने इंक्लूड कर लिया किसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। और ये जो तीनों काम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग किस चीज़ के लिए करनी है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करनी है, यानी कि इन शॉर्ट एग्रीगेट ऑफ ऑल द बिजनेसेस एंड फंक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ ऑल द साइज। यानी कि अगर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वो सभी बिजनेसेस को जोड़ देती है आपस में, यानी कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड यूजर्स तक जाने तक का जो भी काम है, जिस भी फंक्शन से वो होकर गुजरेगा, जिस भी डिपार्टमेंट से वो होकर गुजरेगा, वो हर डिपार्टमेंट, वो हर फंक्शन बीच में जो आ रहा है वो क्या है आपकी, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको देकर जा रही है। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ किया है तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर आपने पे किया है किसी को, भले ही आपको उसमें खर्चा हुआ हो लेकिन किसी और की इनकम है, अल्टीमेटली आपको उसका पे ऑफ होने वाला है, तो वो यानी कि जो बीच में फंक्शंस आए हैं वो सब क्या हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है। किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, आपकी ट्रेडिंग हो, सर्विसेज हो, और किसी भी ओनरशिप के अंडर हो, स्टेट ओन्ड हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट हो, प्रोप्राइटरी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर, एंटरप्राइजेस। सर जो ये आपके हैं स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्रोप्राइटरी, कॉर्पोरेट, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर करने वाले हैं। आप सब इतना याद रखो, स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर में ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो छुपा होता है। प्रोप्राइटरी मतलब जो आपका सोल प्रोप्राइटर, जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल बंदा जो है बिजनेस करता है। एंड कॉर्पोरेट सेक्टर एंटरप्राइज मतलब आप एक कंपनी के फॉर्मेट में बने हुए हो। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर फ़र्क क्या होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट का फ़र्क होता है। सबसे लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट वाली जो फर्म्स होती हैं आपकी, उनको माइक्रो बोला जाता है, लोअर से थोड़ा ज़्यादा स्मॉल, स्मॉल से थोड़ा ज़्यादा मीडियम। इसमें क्या टर्नओवर रहेगा, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी, ये हम आगे पढ़ेंगे, आज इसे डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए, चाहे किसी भी लेवल का आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आपकी एक्टिविटीज़ हो, जिसका पर्पस क्या है, एक रॉ मटेरियल को एंड यूज में कन्वर्ट करना, यानी कि सप्लाई साइड को एक्सीड करना, सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग करना, ऐसी अगर कोई एक्टिविटी आप कर रही हो तो वो क्या है हमारी, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर है सर? इस पेज को एक बार देख लीजिए और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस पेज को एक बार मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ, आप एक बार इस पर नज़र घुमा लीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है तो साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपकी क्यूरीज देख सकूँ। चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। सर हमने ये तो पढ़ लिया था कि बिजनेस है, हमें सारे बिजनेस समझ में आते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो है ना स्टार्टिंग से ही थोड़ा कंफ्यूजन में है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मोस्टली बच्चों का आंसर आता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ही होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी हम इनकम कमाते हैं। एग्रीकल्चर भी हमारे सप्लाई साइड को दिखाती है। एग्रीकल्चर क्योंकि जब लोगों को खाना चाहिए तो वो जाते हैं एग्रीकल्चर के पास, फार्मर्स के पास, वहाँ से खाना लेकर आते हैं तभी उनका पेट भरता है।
और हम लोगों ने जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ा तो यही है जहाँ पे रैशनली इंटरेस्ट हो प्लस जो सप्लाई साइड को स्ट्रॉन्ग बनाए, तो दोनों ही एक्टिविटी पूरी करती है एग्रीकल्चर। फिर भी हमारी बुक कहती है, हमारा इनकम टैक्स कहता है एग्रीकल्चर वाली इनकम को एग्जेम्प्ट रखा गया है टैक्स से। जिस इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसे क्या नहीं मानती, हमारी जो गवर्नमेंट है उसे इंडस्ट्री ही नहीं मानती, उसे इनकम ही नहीं मानती। तो जब इनकम नहीं तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। बट सर ये थॉट जो है गलत है, ये काफ़ी पुराना थॉट था। बट आज के टाइम पे डायरेक्टली तो टैक्सेशन नहीं होता इनकम एग्रीकल्चर इनकम पे, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। तो अगर डायरेक्टली सिंपली पूछा जाए कि क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, तो नो इट्स नॉट टैक्सेबल। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जेम्पशन देता है किसको, एग्रीकल्चर इनकम को। एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्पशन क्या देता है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे हम लोग कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। बट इनडायरेक्टली अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप कि क्या होता है। टैक्सेशन आपका इंटर के लेवल पे आने वाला है, इतना समझ लो कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम को भी क्या टैक्सेबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब यानी कि अगर कान आपको सीधे हाथ से ना पकड़ के घुमा के कान पकड़ने हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप खेल रहे हो इस चीज़ के साथ। टैक्सेशन तो कहीं ना कहीं ले ही रहे हो, सप्लाई साइड भी दिखा रहा है, मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन भी है, तो क्यों ना इंक्लूड किया जाए इस चीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो इस चीज़ का भी कोई आंसर नहीं है। हमें याद यही करना है कि ये जो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसे एग्जेम्प्ट करता है। कहाँ से? टैक्स से, टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट है, इसीलिए हमने इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी से एग्जेम्प्ट कर दिया। जिस एक्टिविटी से इनकम नहीं वो हमारी इकोनॉमिक नहीं। ठीक है सर, तो एग्रीकल्चर डजंट कंप्राइज इंडस्ट्री एंड हैंस बिजनेस, ना ये इंडस्ट्री है ना ये बिजनेस है, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है। चलो जी, लेकिन अगर हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चर से आगे जो चीज़ें बनती हैं, ऑयल बनता है, हम चिप्स लेते हैं, हम स्पाइसेस लेते हैं, या फिर जो आशीर्वाद कंपनी है आटा बनाकर देती है, तो इनकी भी इनकम नहीं है, इनको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर नहीं करेंगे। फिर तो सर यही बिजनेस अच्छा, राशन की दुकान खोल लेते हैं। हर चीज़ लगभग हमारी कहाँ से, एग्रीकल्चर से आने वाली है, उसके अंदर टैक्सेशन लगना नहीं, इनकम है नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं है, तो हम वो कर लेते हैं, बिल्कुल छुटकारा ही मिल जाएगा हर चीज़ से। तो गवर्नमेंट बड़ी शानिया, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैंने एग्जेम्पशन दी है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज़ करके यानी कि उसे प्रोसेस करके अगर कोई तीसरा मटेरियल बनाओगे, कोई दूसरा मटेरियल बनाओगे, तो मैं उसे कोई एग्जेम्पशन नहीं देने वाला। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका की मटेरियल इंग्रेडिएंट क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो भी आप सर इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कवर हो। इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कवर हो तो आपको बिजनेस माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा तो इनकम टैक्स एक्ट का पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। तो जब पीजीबीपी लग रहा है, जब पीजीबीपी लग रहा है तो क्या होगा, तो आप टैक्सेबल होगे। जब टैक्सेबल होगे तो इनकम आएगी, इनकम आ रही है तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। तो यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोला जाता है ऐसी इंडस्ट्रीज को जो अपना की मटेरियल किसको यूज़ करती हैं, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। जैसे कि आपकी आशीर्वाद कंपनी हो गई, ये क्या है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज़ करके कोई नया मटेरियल बनाती हैं। ठीक है सर, तो चलो जी, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या था। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर ये था हम लोगों का कि जो भी एक्टिविटीज़ है हमारी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे आपकी ट्रेडिंग हो, वो क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ब्रॉडर के बाद आ जाता है सर हम मीडियम पर्सपेक्टिव पे। मीडियम पर्सपेक्टिव मतलब ब्रॉडर से थोड़ा कम, तो वो क्या बोलता है कि हर काइंड ऑफ एक्टिविटी को, चाहे फिर वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, चाहे वो आईटी बिजनेस हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो स्टील हो, वो सारे के सारे क्या हैं बिजनेस, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो क्या हैं आपके बिजनेसेस हैं। उसके बाद एक नैरो पर्सपेक्टिव आता है। नैरो पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं, है कहने को नैरो पर्सपेक्टिव, मैंने यहाँ पे नैरो इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज के साथ रूबरू करवाना चाहती हूँ। अगर आप बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने आपको आंसर ICAI के मटेरियल के अकॉर्डिंग ही देना होगा, इसलिए मैं बुकिश लैंग्वेज भी कवर कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ उसका जो रियल मीनिंग है, जो रियल लाइफ उसका इंटरप्रिटेशन है, वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो अगर आपको कुछ गलत लगता भी है डिस्कस कर सकते हो आप, लेकिन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसे पढ़ना आपको एज इट इज ही है। ठीक है, तो नैरो पर्सपेक्टिव के अंदर क्या है, नैरो पर्सपेक्टिव बोलता है कि जो बिजनेस है ना वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन है। यूजुअल ऑक्यूपेशन, यूजुअल क्या,
आमतौर पे जो करते हैं, यानी कि रोजमर्रा के काम जो हम करते हैं आमतौर पर, तो यूजुअल ऑक्यूपेशन है हमारा रोज करने वाला व्यवसाय है, यानी कि क्रिएटिंग, ओनिंग एंड एक्टिवली ऑपरेटिंग एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ फर्म। यूजुअल ऑक्यूपेशन क्या है? इंपॉर्टेंट और इनफ्रीक्वेंट आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन इवन इफ दीज माइट रिजल्ट इन ऑपरेशन और लॉस। यानी कि अगर आपने कोई एक्टिविटी करी, फॉर एग्जाम्पल कोई सरफिरा आपके पास आया, आपके पास कुछ कबाड़ में सामान रखा था और उसे बड़ा पसंद आ गया, उसे लगा ये तो एंटीक है, पागल सा वो ले गया और वो इतने अमाउंट में ले गया आपसे, आप सोच नहीं सकते थे कि कभी इस चीज़ के भी मुझे इतना पैसा मिलेगा। जस्ट सपोज जो आपका था वो आपका 10,000 रुपये का भी मटेरियल नहीं था और सामने वाला बंदा आया 1 लाख रुपये में वो मटेरियल खरीद कर ले गया। शायद उसके लिए रेलिवेंट हो, बट क्या ये आपका ऑक्यूपेशन था? क्या वो भंगार आप बेचते हो? बिल्कुल नहीं बेचते सर। यानी कि क्या वो आपका यूजुअल ऑक्यूपेशन है, रोज़मर्रा का काम है? जी नहीं, आपका रोज़मर्रा का तो वो काम है ही नहीं। तो यानी कि वो जो ट्रांजेक्शन हुई वो कैसी है? इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट होती है जो बार बार होती रहती है, इनफ्रीक्वेंट जो वंस इन अ वाइल हो गई, मतलब कभी कभार हो गई तो हो गई। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब तो मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब तो हम सब आइसोलेट होकर बैठे हैं, यानी कि अकेले अकेले बैठे हैं अपने घर में। तो आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन मतलब जो अकेली एक आधी ट्रांजेक्शन हुई है, एंड इवन दिस माइट रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस। यानी कि कोई अकेली ट्रांजेक्शन भी आपको प्रॉफिट और लॉस दे सकती है। फॉर एग्जांपल ये तो 1 लाख रुपए में लेकर गया, जो आपका मटेरियल 10,000 का भी नहीं था, तो ऑन एन एवरेज 90,000 का तो सीधा प्रॉफिट हो गया आपका। वहीं क्या हो सकता है, कोई बिल्डिंग आपने परचेज करके रखी हुई है, अब आपको सेल आउट करनी है, लेकिन आपका वो क्या है? रोजमर्रा का काम नहीं है। 10 लाख की आपकी बिल्डिंग थी, वो मार्केट मंदी चल रही है आजकल, कोविड के केसेस हैं, लोगों के पास पैसे हैं नहीं और आपको पैसा चाहिए, तो आपने वो 10 लाख वाली बिल्डिंग 8 लाख में बेच दी। आपको 2 लाख रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ। इनफ्रीक्वेंट है, आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है सर, यानी कि ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो वन टाइम प्रॉफिट अर्निंग ट्रांजेक्शन को भी हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। यानी कि बिजनेस किसको बोलेंगे? जो रेगुलर बेसिस पे होता रहे, जो काम आप रेगुलर कर रहे हो। अगर आप है ना किसी को एडवाइस करते हो, बातचीत कर रहे हो, अगर आपने कभी ऐसे जाने अनजाने किसी को बहुत अच्छी एडवाइस दे दी, तो क्या वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं। लेकिन अगर आपका काम ही है कंसल्टेंसी करना, तो क्या वो कंसल्टेंसी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी को एडवाइस करते रहते हो और उसके लिए आप चार्ज भी कर रहे हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस स्लाइड का जो कंक्लूजन है वो पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट उसे क्या करता है? एग्जेम्प्ट करता है। किस सेक्शन के अंदर एग्जेम्प्ट करता है? सर इसके अंदर नहीं लिखा हुआ मैंने कहीं भी स्लाइड के अंदर, मैंने आपको सिर्फ बोलकर बताया है। अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो मुझे बताओ, किस सेक्शन के अंदर एग्जेम्प्ट किया जाता है टैक्स को अंडर इनकम टैक्स एक्ट? यस, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर। चलिए जी, और क्या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को भी एग्जेम्पशन है? बिल्कुल नहीं, उनको कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पर्सपेक्टिव, 3 पर्सपेक्टिव पढ़े हमने यहाँ पर, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मीडियम पर्सपेक्टिव, नैरो पर्सपेक्टिव। सबसे बढ़िया पर्सपेक्टिव कौन सा लगा आपको? सबसे अच्छी डेफिनेशन किसने दी? ब्रॉडर और मीडियम ने तो क्या किया, कुछ ट्रांजेक्शन को ग्रुपिंग कर दिया कि ये जो इनकम है, ये जो बिजनेसेस हैं, इनको भी आप बिजनेस एक्टिविटी के अंदर कवर कर सकते हो। लेकिन जो नैरो पर्सपेक्टिव था ना सर, यानी कि जो छोटे लेवल पे, यानी कि जो एक लेमैन की लैंग्वेज है, उसने हमें सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। क्या इन्फॉर्मेशन दी उसने बोला कि एक यूजुअल ऑक्यूपेशन, यानी कि जो रोजमर्रा में कोई इंसान काम कर रहा है, एक्टिवली जिसको ऑपरेट कर रहा है, वही क्या है आपकी, वही आपके बिजनेसेस हैं और वही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस स्लाइड को आगे करते हैं हम। चलो जी, अब ये तो देख लिया हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी तरीके से हमें मिल सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाना। पैसा कितने तरीके से कमा सकते हो आप? पैसा हम बिजनेस करके कमा सकते हैं सर, पैसा हम प्रोफेशन से कमा सकते हैं, और पैसा हम एम्प्लॉयमेंट से कमा सकते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 फीचर्स हैं, ये 3 आगे सब कैटेगरीज हैं किसकी? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो बिजनेस क्या होता है सर, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फर्स्ट क्लास के अंदर हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बिजनेस क्या था हमारा? बिजनेस था हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब आपने एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर लो, उसको विस्तार, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या था? विस्तार, यानी कि ये बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रुपिंग कर लो, उसको पंक्तिबद्ध कर लो, और जो भी किस चीज़ के अंदर आएंगी कैटेगरीज, ऊपर वाली कैटेगरीज क्या होंगी उनकी? इंडस्ट्री, ट्रेड या फिर कॉमर्स। प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन है हमारा, अब आप लोग क्या कर बनने वाले हो?
सीए बनने के बाद क्या बन जाओगे आप लोग बन जाओगे सर एक प्रोफेशनल। यानी कि प्रोफेशनल आप कैसे बनोगे, स्पेशलाइज्ड हो या फिर ऐसे ही लेमैन बैठे बैठे सोचा सीए बनेंगे और हम बन गए सीए। मजाक कर रहे हो आप, इतना पढ़ना पड़ता है सीए बनने के लिए। अभी तो हमें 4 स्टेज क्लियर करनी है, उसके बाद कहीं जाके हम सीए बनेंगे। और आप कह रहे हो कि ऐसे लेमैन की तरह बन गए। प्रोफेशन यानी कि क्या है, एक स्पेशलाइज्ड नेचर की एक्टिविटी है, उसके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। एजेस का मतलब होता है जिसके स्कोप के अंडर आप आते हो। यहाँ पर इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग था नहीं, इसीलिए मैं आपको स्पेल करके बता रही हूँ कि एजेस का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एजेस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल में लेता है, जिसके अंडर आप सारा का सारा स्पेसिफिकेशन आपका आएगा। तो हर एक की एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। आपकी क्या है, ICAI, यानी कि वो क्या बताएगा आपको, जनरल गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा आपको कि क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करनी है, आपको कैसा ड्रेसिंग सेंस आपको रखना चाहिए, कैसे आपको बातचीत करनी है, क्या काम आपको करनी है, क्या काम आपको नहीं करनी है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए जाते हैं कि आपने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। तो प्रोफेशन की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, यानी कि स्पेशल नेचर की आप सर्विसेज देते हो। डॉक्टर है तो वो कैसी सर्विसेज देता है, सर्जरी करता है, आपका ट्रीटमेंट करता है। सीए है तो आपको टैक्सेशन एक्सपर्ट मिल जाता है या फिर आपको लॉ एक्सपर्ट मिल जाता है। सीएस है तो वो आपको लीगल फील्ड के अंदर हेल्प कर सकता है। लॉयर है वो भी अगेन आपका लीगल फील्ड के अंदर ही हेल्प करेगा। तो जितने भी प्रोफेशन है उनका एरिया जो है एक स्पेसिफाइड है। ऐसा हो सकता है कि एक सीए है उसको बोल दिया जाए जा भाई सर्जरी करा, नहीं, क्योंकि वो उस प्रोफेशनल बॉडी की डिग्री ही होल्ड नहीं करता, उस प्रोफेशनल बॉडी के कोर्स को उसने पढ़ा ही नहीं। तो यानी कि एक स्पेशलाइज नॉलेज कौन कर सकता है, वही स्पेशल बंदा कर सकता है जो उस प्रोफेशनल बॉडी के कोर्स के अंदर आया हो, यानी कि जो अंडर द एजेस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी हो, उसके कंट्रोल के अंडर हो, वही बंदा प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद है सर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, नौकरी। नौकरी का मतलब कि अपनी सर्विसेज देना, आपसे कुछ काम करने को कहा जाए आप कर दो, ठीक है। कब करोगे आप सामने वाले का काम, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हो। उस कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस काम के बदले आपको क्या मिलता है सर, वेजेस मिलती हैं, सैलरीज मिलती हैं, ठीक है। यानी कि आपको वेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है। वेज एम्प्लॉयमेंट सैलरीज जब आपको मिलती है, यानी कि आपको अर्नड इनकम मिलती है, तो आप क्या करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट करते हो। चलिए, ये तो आपका मीनिंग है बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। तो चलो, बिजनेस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बिजनेस बनाने के लिए सर पहले तो आइडिया आना चाहिए कि बिजनेस करना कैसे है। चलो जी, बिजनेस करना है तो बिजनेस किस टाइप का करना है आपको, यानी कि बिजनेस के बारे में पूरा सोच लिया। याद है वो डोमेन उसमें क्या क्या था, ऑनरशिप कैसी होगी, आपका स्टेक होल्डर कौन होगा, आपके जो फंक्शंस है वो क्या होंगे, आपके कंसर्न्स हैं वो क्या होंगे, याद है। याद है तो आपको मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। यानी कि जिस भी फॉर्म में बिजनेस करोगे, जो भी बिजनेस करोगे, बस उसके लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको पूरा कर देना है। जैसे ही आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, जैसे ही आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो कंप्लीट की, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका, वैसे ही आपका सारा का सारा काम फिनिश हो जाएगा, यानी कि आपका बिजनेस जो है बन जाएगा। प्रोफेशन में कैसे आ सकते हो, प्रोफेशनल बनने के लिए क्या चाहिए हमें, सीए बनने के लिए क्या चाहिए हमें, ICAI की डिग्री चाहिए, सीए फाइनल पास्ड आउट की डिग्री चाहिए, कि आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ भाई आपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिए, नाउ यू आर अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। अच्छा लग रहा है सुन के, बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो यानी कि प्रोफेशनल बनने के लिए क्या चाहिए आपको, उस प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए वहाँ का, ठीक है जी। एम्प्लॉय बनने के लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉय बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको। सामने वाला आपको सर्विस एग्रीमेंट दे देगा या अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा, उसके बदले में आपने क्या बनना, आप एम्प्लॉय बन गए। एम्प्लॉयमेंट बनाना तो इतना ईजी है, ठीक है जी। चलो जी, अब हमने बना लिया, बिजनेस बना लिया, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, जो भी इन तीनों में से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखते कि उसमें से है ना, कर तो लिया, बदले में मिलेगा क्या। यानी कि बिजनेस क्या था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मुझे रिटर्न में क्या मिलने वाला है। वैसे ही अगर इन तीनों एक्टिविटीज़ में से कोई भी काम करते हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलने वाला है। सर जब आप बिजनेस करते हो ना, तो सारा पैसा आप अपना लगाते हो, जो भी इनकम आती है उसमें से सारे खर्चे काट के जो रिमेनिंग आपके पास बचता है उसे बोला जाता है प्रॉफिट। तो एक बिजनेस ओनर को तो सिर्फ यही अमाउंट मिलती है, यानी कि सिर्फ एक प्रॉफिट ही दिया जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाता, ठीक है सर। उसके बाद है, अगर आपका प्रोफेशनल की बात अगर देखी जाए तो प्रोफेशनल को क्या मिलती है, प्रोफेशनल एक अपनी स्पेशलाइज नॉलेज यूज़ करके आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। उसके बदले वो क्या चार्ज करेगा आपसे, एक प्रोफेशनल फीस जो है वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है सर। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास वेज एंड सैलरीज।
एम्प्लॉयमेंट करोगे, आप अपना काम करोगे, सर्विसेज दोगे, उसके बदले आपको या तो वेजेस मिलेंगी या फिर आपको मिलेगी सैलरीज। जनरली जो वर्ड वेजेस है ना वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होता है, लेबर क्लास के लिए यूज़ होता है। सैलरीज जो है आपके ऑफिशियल क्लास के एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है सर। उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? एक अनपढ़ बंदा भी बिजनेस कर सकता है, जिसने ज़िंदगी में कुछ ना पढ़ा हो लेकिन बिजनेस का सेंस अच्छा हो, वो बंदा भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है सर। प्रोफेशन बनने के लिए अभी हमने पढ़ा कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, कंप्लीट प्रोफेशनल बॉडी के साथ है, तो इसमें तो क्वालिफिकेशन आपको होनी ही चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड है। टू बी अ प्रोफेशनल यू मस्ट बी हाईली क्वालिफाइड, ठीक है सर। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई चाहिए? डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपकी जॉब किस टाइप की है। अगर आप एक मैनेजरियल लेवल पे जा रहे हो, अगर आप किसी हाई लेवल पे जा रहे हो, वहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है तो बोला जा सकता है। बट लेकिन अगर आपको ईंट ढोने के लिए लगाया जा रहा है तो वहाँ पर क्या करेगा वो कोई जानकर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो यानी कि जिस तरह की जॉब होगी उस तरह के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो हैं वो डिफर कर सकती हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में चाहिए हो भी सकती है और नहीं भी चाहिए हो सकती, दोनों ही बातें हैं, ठीक है सर। चलो जी, हमने अपना देख लिया कि बिजनेस खोलना कैसे है, हमने देख लिया कि बिजनेस खोलेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस खोल लिया, अब हर किसी का मन होता है कि हमारा सा ना एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चले, तो गाइडेंस कौन देगा आपको? अगर आपने बिजनेस किया है तो जिस बंदे का बिजनेस है ना उसके पर्सनल बिलीफ ही चलते हैं, उसके फाउंडर्स की वैल्यू ही चलती है। कोई अगर सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान देता है तो उस बिजनेस का वो कोर फीचर बन जाता है कि हम सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारी यशस्वी एकेडमी का अगर मैं बोलूँ तो हम एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम सर्व करते हैं सोसाइटी को। हम लोगों का जो मेन फीचर है वो क्या है? हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे परेशान ना हो, सोसाइटी को सर्व करते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके डाउट सेशन के ऊपर बड़ा वर्क करते हैं हम लोग। तो वो क्या है? हमारे फाउंडर्स की वैल्यू है। बीइंग अ स्टूडेंट उनको हमेशा रहा कि बच्चों के पास कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। यानी कि जब वो खुद स्टूडेंट थे तो उनका मन क्या था? उनका मन यही था कि भाई कोई डाउट रहेगा तो पेपर नहीं होगा। सेम एज इट इज़ मेरे साथ था, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं एक भी डाउट के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। तो जो प्रॉब्लम्स हमें आई वही हमारी वैल्यूज़ बन गई। यानी कि जो फाउंडर है उसकी वैल्यूज़ क्या है? मुझे भी ये लगता है कि बच्चों के पास कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। जब वो कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो डाउट फ्री कंसेप्ट पढ़े, जितनी नॉलेज उनको मिलनी चाहिए इस कंसेप्ट से वो सब मिले। तो वो किसकी वैल्यू है? वो आपके फाउंडर की वैल्यू है, ठीक है। प्रोफेशनल के अंदर प्रोफेशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो आपको कंपल्सरली फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है सर। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जिसके अंडर आप एम्प्लॉय हो, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसी के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। अब चलो जी, रूल्स भी फॉलो कर लिए, अब सब कुछ तो देख लिया, अब खर्चा किसमें कितना लगता है, इनकम कितनी आएगी वो तो देख लिया, अब ये भी देख लिया कितना लगाना पड़ेगा हमें। तो इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी पड़ेगी? सर जब बिजनेस करते हैं ना आप, सर से लेके पाँव तक सारा का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है, खुद के पैसे पे। आपको एक छोटी सी सुई भी खरीदनी है तो आपको खुद खरीदनी लाकर देनी पड़ती है, तो आपकी सब्सटेंशियल ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है आपको। अगर आप प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर हो, प्रोड्यूस कर रहे हो इस चीज़ को, तो हाईली आपको मशीनरी जो है इंस्टॉल करा कर देनी पड़ेगी। तो काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट लगता है इसके अंदर, और डिटेल में पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट को इसी लेक्चर के अंदर आगे। तो चलो जी, इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज होता है इसका। अगर प्रोफेशनल की बात करें, प्रोफेशनल को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए लेकिन बहुत ही माइल्ड होता है। क्योंकि एक प्रोफेशनल, अगर हम CS या लॉयर की बात करें, स्टार्टिंग में तो उनका जो खुद का माइंड है, यानी कि वो एडवाइजरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा देते हैं। एक कंप्यूटर, छोटा सा प्रिंटर, 4 कुर्सी और एक टेबल रख के बैठ गए तो भी उनका काम स्टार्ट हो जाता है। इंफ्रा तो आप कितना भी डेवलप करते रहो लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू बिजनेस, तो काफ़ी कर, ठीक है सर। यानी कि प्रोफेशन में कैसी आपको रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की? माइल्ड इन्वेस्टमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयमेंट की बात करो, बस सुबह आपके पास कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, तैयार होकर चले जाओ। बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको? वो बिजनेसमैन प्रोवाइड करने वाला है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है आपको, कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए लेकिन मज़ा किस में आएगा? ऑटोनॉमी, फ्रीडम किस में है? अपनी मर्जी किस में चलेगी? हमारी आदत होती है ना अपनी मन मर्जियाँ चलाने की, अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो चलो जी, अगर हम बात करते हैं अपने बिजनेस की, तो बिजनेस में जो है ना हम अपने खुद के बॉस होते हैं। जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा और जो मेरा मन नहीं होगा वो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर वहीं आप एम्प्लॉय हो तो बोल के दिखाओ बॉस को ना, बॉस बताएगा फिर आपको, अगले दिन आप दिखोगे नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि एम्प्लॉय बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, उसकी कोई मर्जी नहीं होती, उसको वो गुलाम होता है। तो गुलामों को बोलने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रोफेशन हैं,
प्रोफेशनल हैं, अगर एक प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर ना गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट, एक आईसीआई या आईसीआई की बात ही नहीं करते, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है, तो वो बोलता है कि आपका पहला धर्म क्या है। आपका पहला धर्म है कि जिस चीज़ की आपने ऑथ ली है सर्व करने की सोसाइटी को, आपको कंप्लीट करना है। यानी कि वहाँ पर आपकी ऑटोनॉमी तो है, बिजनेस तो आपका खुद का है, मन मर्जियाँ तो आपकी खुद की चलेगी, बट आप हर वक्त अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। एक डॉक्टर है, किसी सर्जरी का स्पेशलिस्ट है, और उसी टाइम उसे शादी में जाना है और उसका मन नहीं है सर्जरी करने का, या फिर कुछ भी लगा लो, किसी भी तरह से वो सर्जरी से बचना चाहता है। अगर वो बच गया, अगर वो सर्जरी ना करने गया, लेकिन उसके सर्जरी ना करने की वजह से वो बेचारा पेशेंट चला गया, उस पेशेंट की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस डॉक्टर का जीना हराम कर देंगे लोग। यानी कि उसकी ऑटोनॉमी है तो सही, पर उतनी नहीं जितनी कि एक बिजनेसमैन की है, यानी कि क्वाइट अ बिट। ठीक है जी। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, ये वही है जो हम लोगों ने देखे। साइकोलॉजिकल मोटिव क्या है, बिजनेस क्या चाहता है, इकोनॉमिक अचीवमेंट, बिजनेस का रिटर्न क्या था, प्रॉफिट। वैसे ही प्रोफेशनल का क्या था, प्रोफेशनल फीस। फीस कब मिलती है उसको, जब वो सर्व करता है किसको, सोसाइटी को। एम्प्लॉय बेचारा सीधा साधा है, भाई आजीविका कमानी है, दाल रोटी चाहिए अपने को, इसलिए काम करते हैं, यानी कि अपनी सिर्फ लाइवलीहुड कमाने का काम करता है। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, पक्की फिक्स्ड इनकम कहाँ पे आएगी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर फिक्स्ड इनकम आती है। किसी का कुछ भी हो रहा हो, बिजनेस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपकी सैलरी पक्की है, आपको सैलरी मिलेगी मिलेगी। यानी कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ आपकी सैलरी फिक्स होती है। जो आपका बिजनेस है वो हाईली डायनामिक होता है, पता नहीं कि इनकम आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल की जो फीस है वो फिक्स होती है, वो आती ही आती है। यहाँ पर क्वाइट अ बिट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रोफेशनल कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी इंजॉय करता है, तो जितना काम वो करता है, जितने उसके पास क्लाइंट आते हैं, या फिर जितना वो स्पेशलाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसको इनकम मिलता है, बिजनेस मिलता है, इसीलिए उसको क्वाइट अ बिट इनकम उसकी सर्टेन होती है। उसके बाद है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी, बिजनेस है आपका बहुत लंबे टाइम तक चलता है, अनसर्टेन होता है, यानी कि हो सकता है आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, तो कोई उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती उस ऑक्यूपेशन की, अनसर्टेन होता है। लेकिन जो प्रोफेशन है उसको थोड़ा बहुत सर्टेन हो जाता है, एक डिग्री बड़ी मुश्किल से मिली है, बार बार कहाँ बदलते फिरोगे, तो क्वाइट सर्टेन, जो उसका टेन्योर है वो सर्टेन रहता है, और एम्प्लॉयमेंट का भी सर्टेन रहता है, क्योंकि फिक्स टेन्योर के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांध दिया जाता है, से 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स, तो इतना तो पता है ना आपको कि 5 सालों तक मैं यहाँ जॉब करने वाला हूँ। बिजनेसमैन को नहीं पता आज हूँ और कल नहीं हूँ। डेथ की बात नहीं कर रही मैं, डेथ के अलावा बिजनेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और सक्सेशन। अपना बिजनेस ट्रांसफर कौन कर सकता है, बिजनेस तो इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है सर। अगर बात करें हम प्रोफेशन की, आप एक डॉक्टर हैं, आप अगर आप एक डॉक्टर हैं तो बोलते हैं सर मैं अपना ना जो ये डॉक्टरी वाला प्रोफेशन है ना, ये मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, किसी को बेचना चाहता हूँ, 50 लाख रुपए कोई मुझे दे दे, मैं अपनी डिग्री दे दूंगा। सर कितने भी रुपए आपको मिल जाएं, पर वो डॉक्टरी की डिग्री है ना, वो डॉक्टरी का काम आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। सपोज कैसा रहेगा कि अगर सामने जो ये नेहा बैठी हैं, अगर ये आपको क्या करे, ये बोले कि ठीक है मैं सर्जरी संभाल लूँगी आपकी, आप 50 लाख रुपए ले जाऊँ, वो चाकू लेकर चलिए किसी का ऑपरेशन करने के लिए, तो जब ये ऑपरेशन करने के लिए निकली हैं तो वो सामने वाला बंदा बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा सर। प्रोफेशन नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, जिसका काम उसी को साझे। ठीक है। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट भी नॉन ट्रांसफरेबल होती है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट में बांधकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाती है, तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी के साथ एनफोर्सेबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है कि आप अंकुर सर के साथ पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के अंदर, तो मैं यहाँ पर इसे और डिटेल में नहीं करवाऊंगी। ठीक है सर। उसके बाद हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ी कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे इन तीनों के बीच में कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब इन तीनों के अलावा हम देखते हैं कि बिजनेस के ही कुछ और करैक्टरिस्टिक्स हैं। बिजनेस के करैक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं, बिजनेस क्या है आपका, जॉब क्रिएटर है सर, जॉब सीकर नहीं है। जॉब क्रिएटर, क्रिएटर मतलब सृजन करने वाला, जो बनाता है, यानी कि बिजनेस आपके जॉब को बनाता है, ना कि जॉब खोजता है। जिसने बिजनेस कर लिया उसे जॉब खोजने की जरूरत क्या है, जॉब कौन खोजेंगे, जॉब दूसरे खोजेंगे। यानी कि बिजनेस क्या है आपका, जॉब क्रिएटर। सबसे ज़्यादा जॉब जो है हमारा बिजनेस इंडस्ट्री ही निकाल सकती है, और कोई भी इंडस्ट्री नहीं निकाल सकती। अगर हम बात करें एक प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल भी मार्केट में जॉब जनरेट कर सकता है, बट वो जो जॉब जनरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्पेसिफाइड बंदों की नीड होती है। प्लस
एक ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15, 20 मैक्सिमम इतने ही बंदे हो सकते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर आप एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, तो आपके पास 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोग भी हो सकते हैं। यानी कि हाई लेवल के ऊपर जो आप क्या करते हैं, हाई लेवल के ऊपर आपने जॉब क्रिएट की होती है। ठीक है। सेकेंड बिजनेस क्या है इसका, प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जीडीपी जनरेट करता है। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी कंट्री के जीडीपी में किसका पार्ट होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है जीडीपी के अंदर? जीडीपी के अंदर सर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो भी पूरे साल की ड्यूरेशन में आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं वो जीडीपी का पार्ट बनते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करेगा? अल्टीमेटली बिजनेस ही प्रोड्यूस करने वाला है। जब बिजनेस प्रोड्यूस करने वाला है तो वो क्या बनेंगे, आपके जीडीपी का पार्ट बनेंगे। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आप हेल्प करते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो। ठीक है। थर्ड फीचर्स जो मैंने आपको वहां पर छुड़वा दिया था कि इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हम आगे आके पढ़ने वाले हैं, तो थर्ड फीचर क्या है हमारा बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। यानी कि इसके अंदर बहुत ही हैवी लेवल की जो है इन्वेस्टमेंट लगती है। तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, कई बार हमारे पास ना रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, यानी कि लैक ऑफ इन्वेस्टिबल फंड्स और कैपिटल इज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी कि इन्वेस्टमेंट इतनी हाई लगती है कि कई बार कुछ लोग बिजनेस सिर्फ इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिबल फंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो दस एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इज देयर फॉर एन इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। और हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए सर, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सर्विसेज हो सकती हैं अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकती हैं तो, लेकिन बिजनेस करने के लिए यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, कोई और दूसरा सोर्स आपके पास नहीं है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है आपका, जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज। जेस्टेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने ऊपर 2 वर्ड्स लिखे हैं ग्लॉसरीज के अंदर। जेस्टेशन का मतलब होता है आपका गर्भकाल। गर्भकाल मतलब यानी कि जब प्रोडक्शन होने से पहले का टाइम। गर्भकाल में मतलब यानी कि जब एक चाइल्ड जो है अपनी मदर के वॉर्म में रहता है तो उस पीरियड को बोला जाता है गर्भकाल। यानी कि जब चाइल्ड बाहर आया तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन हो चुका है। प्रोडक्शन होने से पहले का वो 9 मंथ्स का जो पीरियड था, जब वो प्रोसेस में था, एक जो वो काम था डिलीवरी होने वाला, जो काम इन प्रोसेस था, उस चीज को बोला गया जेस्टेशन पीरियड। अब बिजनेस में गर्भकाल का क्या मतलब है, बिजनेस के अंदर गर्भकाल का मतलब ये है कि जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्री एक्टिविटीज आप करते हैं, प्री बिजनेस एक्टिविटीज जो आप करते हैं वो सारी की सारी जेस्टेशन पीरियड में होती हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे इसे। जस्ट सपोज आपका एक सपना है कि आपको एक होटल बनाना है। ठीक है जी, होटल बनाना है। होटल के लिए बनाने के लिए बस सोचा और हवा में होटल बन गया? बिल्कुल नहीं। लैंड परचेज करनी पड़ेगी, उस पर कंस्ट्रक्शन होगा, आपको आर्किटेक्चर से डिज़ाइन फाइनल करवाना पड़ेगा, उस डिज़ाइन को अप्रूव करवाना पड़ेगा नगर निगम से, उसके बाद कहीं जाकर आपका होटल बनेगा। यानी कि जो होटल का सपना आपने लिया उससे होटल की बिल्डिंग खड़ी होने तक, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, दैट इज योर जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड मतलब आपका गर्भकाल पीरियड। चलो जी, जेस्टेशन पीरियड तो है। जेस्टेशन पीरियड के अंदर आपने रिस्क सहा। जेस्टेशन पीरियड के अंदर आपने सिर्फ क्या सहा, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, कोई रिस्क नहीं था उस टाइम आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट था। रिस्क कहाँ से स्टार्ट हुआ, जिस दिन आपका होटल बन गया। अब वहां से कुछ अनसर्टेनिटीज आ गई। अनसर्टेनिटीज मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके होटल में 40 रूम्स हैं। ठीक है। अब ये जो 40 रूम्स हैं, अब ये जो 40 रूम्स एक साथ एक ही दिन में सारे के सारे हाउसफुल रहेंगे, यानी कि सारे के सारे रूम्स जो हैं बुक हो जाएंगे, क्या ऐसी कोई आपके पास गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्या है, पता नहीं आप ब्रेक इवन पर भी आओगे या नहीं आओगे। तो यानी कि वो जो 40 रूम्स का जो कॉस्टिंग है उतना आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, उतनी अनसर्टेनिटी तो आपको उठानी ही पड़ेगी। तो ये बिजनेस क्या है आपका, जेस्टेशन और अनसर्टेनिटीज का एक मिक्सचर है। ठीक है जी। उसके अलावा जो सबसे अच्छी क्वालिटी है बिजनेस की वो क्या है, सबसे अच्छी क्वालिटीज है कि ये सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी है। सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। सिस्टमैटिक क्यों है सर, क्योंकि ये रैंडम नहीं है। रैंडम नहीं मतलब ऐसे ही कुछ भी उठा लिया, वो नहीं है। स्ट्रे नहीं है। स्ट्रे मतलब बिखरा हुआ। वैसे स्ट्रे का मतलब आवारा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो स्ट्रे का मतलब है बिखरा हुआ, कि तहस नहस हुआ है, कुछ नहीं पता, कहीं से उठाकर कुछ भी कर रहे हैं हम। एक अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, ऑर्गेनाइज्ड ऐसे है कि अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपने प्रॉपरली एक टीम बनाई होती है। कौन रॉ मटेरियल उठाएगा, कौन उसे प्रोसेस करेगा, कौन फिर आगे सेल टीम को देगा, उसकी मार्केटिंग टीम कैसी होगी, यानी कि सब चीज़ों की आपने क्या की, एक प्लानिंग करके चलते हो, एक ऑर्गेनाइज करते हो।
यानी कि सिस्टम क्या है आपका, बिजनेस सिस्टम जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ होना, यानी कि जिसने रॉ मटेरियल परचेज किया वो उसको आगे कहाँ पे आगे पास आउट करेगा, वो उसे करेगा प्रोडक्शन टीम के पास। प्रोडक्शन टीम किससे आगे टाई अप रखेगी, अपना सेल्स टीम के पास। सेल्स टीम किससे टाई अप रखेगी, अपना किससे रखेगी, मार्केटिंग टीम के साथ। मार्केटिंग टीम फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, यानी कि डिस्पैच वाला जो है। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है काउंटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर ये लोग आपस में तालमेल नहीं बिठाएंगे, से आप एक टेक्सटाइल बिजनेस ओनर हैं, यानी कि आप कपड़ा बनाते हैं और उसके अंदर क्या है, आपको प्रोड्यूस करना, मार्केट से परचेज करना होता है रॉ मटेरियल, रॉ कपड़ा आपको, यानी कि बिल्कुल प्लेन थान आपको परचेज करने हैं। लेकिन आप कब परचेज करोगे, जब आपको पता होगा कि कितना परचेज करना है। वो कौन बताएगा आपको, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट को कौन बताएगा कि कितना आगे से सामान रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्शन टीम। प्रोडक्शन टीम यानी कि जिसने कपड़े बनाने हैं। प्रोडक्शन टीम को कैसे पता कि कितना कपड़ा बनाना है, कौन बताएगा, सेल्स टीम। सेल्स टीम को पता है ना कि क्या मेरे पास ऑर्डर आए हुए हैं, तो सेल्स टीम से जब तक प्रोडक्शन टीम कंफर्म नहीं करेगा, आप एग्जैक्ट क्वांटिटी सामने वाले को नहीं बता पाओगे। यानी कि आपस में आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यूनिफाइड होल कंप्राइजिंग ऑफ इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टिव पार्ट्स। यानी कि वैसे तो सारी एक्टिविटीज अलग अलग हैं, लेकिन जब उनको मिला दिया जाता है तभी आप एक ऑटोमोबाइल सिस्टम बनते हो। ऑटोमोबाइल जो खुद मूव करता है, खुद मोबाइल है। ठीक है सर, तो ऑटोमोबाइल सिस्टम बनने के लिए आपको हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी कि एक सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड अप्रोच आपको बनानी है। ठीक है सर, अब है आगे आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पर्पसफुल। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मतलब कोई भी प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि उसका विजन क्या है, क्या करना चाह रहे हो आप। बिजनेस करने के लिए सबसे बढ़िया मोटिव क्या होता है, क्यों करते हैं हम कोई भी बिजनेस। बिजनेस करने के लिए सर हमें प्रॉफिट चाहिए, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन उठा लो, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वो क्या बोलता है कि हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लिया, यानी कि प्रॉफिट क्या है हमारे, इनकम ऑफ बिजनेस। यानी कि इनकम ऑफ बिजनेस, जितनी भी इनकम आई बिजनेस की, चाहे वेजेस की फॉर्म में आई, सैलरी की फॉर्म में आई, जो भी अपने अदर खर्चे हैं उन सबको काट लो। यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो बचा आपके पास वो क्या है, वो प्रॉफिट है। और उसी के लिए हम एक बिजनेस करते हैं। तो आप समझ में आया कि बिजनेस हम क्यों करते हैं। यानी कि बिजनेस क्या है, रेजिड्यू है ऑकरिंग टू द बिजनेस ओनर आफ्टर ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पेड ऑफ। What are profits of these are for organizing production, undertaking risk and bearing uncertainties। यानी कि प्रॉफिट क्या है आपका, रेजिड्यू है जो बिजनेस ओनर के पास बच गया सारे एक्सपेंसेस पे ऑफ करके। और ये किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, खर्चा उठाया था आपने रिस्क उठाया था, आपने जेस्टेशन पीरियड भोगा था, तो प्रॉफिट कौन भोगेगा, प्रॉफिट भी तो आप ही भोगोगे ना सर। तो ये सब था हम लोगों का क्या, एक बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट ओवरव्यू कि बिजनेस हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके ओरिएंटेशन क्या हो सकते हैं, ओरिएंटेड मतलब उसके पर्पस क्या हो सकते हैं। आई होप आप सबको क्लियर है ये कि इसके ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद आगे के जो क्लासेस, आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अगर नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो या मुझे कॉल कर लो। इसके अलावा पढ़ते रहिए और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश करते रहिए। बिल्कुल मस्ती भी करनी है आपको, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।